अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए जो कि है फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर के अंदर अब फ्रैक्चर होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्चर को हम कहते हैं ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है ये तो आपको भी पता होगा, आपका भी कभी ना कभार हुआ ही होगा। तो किसी भी बोन की कंटिन्यूटी टूट जाए। अब बोन हमने देखा है बोन कैसे होती है, बोन होती है फर्स्ट कर लो ऐसे। तो ये हमारे पास एक बोन है और अब इस बोन के अराउंड क्या चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होगी पेरियोस्टियम। ठीक है, ऐसे पेरियोस्टियम रन कर रहा होगा। और ये हमारे पास जो आउटसाइड है वो है क्या चीज़, कॉम्पैक्ट बोन। अब किसी भी वजह से कोई भी इधर ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ये सरफेस और ये सरफेस के दरमियान कनेक्शन जो है ना ख़त्म हो गया और एक बीच में दरार आ गई, एक बीच में जो है ना इनके ब्रेक आ गया। और इसकी वजह से जो पेन प्रोड्यूस होती है वो पेन प्रोड्यूस होती है पेरियोस्टियम की वजह से, क्योंकि पेरियोस्टियम भी डैमेज होगी, उसकी वजह से जो है ना पेन प्रोड्यूस होगी। अब फ्रैक्चर होगा तो उसका प्रोसेस क्या है। फ्रैक्चर होगा तो अब बोन जो है ना जब फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से एक तो ट्रॉमा की वजह से डायरेक्टली भी वेसल्स रप्चर हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर में बोन के यूजुअली दो पार्ट्स हो जाते हैं, अगरचे वो डिस्प्लेस ना हो मगर कंप्लीट फ्रैक्चर में दो पार्ट्स हो जाएंगे और वो पार्ट्स टिल्ट कर जाते हैं या मूव कर जाते हैं और उसकी वजह से जो उनकी ब्लड वेसल्स है ना उसके सराउंडिंग वो रप्चर कर जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बोन की बड़ी वास्ट ब्लड सप्लाई होती है, पेरियोस्टियल, एपिफिजियल और डायाफिजियल और मल्टीपल इसके अराउंड ब्लड सप्लाई होती है। अब वो जो वेसल्स रप्चर कर जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हर तरफ ब्लड फैल जाएगा, वो वेसल्स तो रप्चर हो गई हैं। अब ये सारी जगह पे क्या होगा, ब्लड फैल जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी इंटरनल। और उसके अलावा क्या होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई अब उसको पहुंच नहीं रही जिस एरिया को हमने सप्लाई करना था, बाहरी जो है ना बोन की जो ब्लड है वेसल है वो बाहरी रप्चर हो गई है, तो अंदर तो हमें ब्लड नहीं पहुंच रहा प्रॉपर्ली, तो अंदर से बोन डैमेज हो जाएगी, बोन के अंदर भी नेक्रोसिस हो जाएगा। जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको स्पेशली जो है ना उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। तो अब वो पार्ट के अंदर स्पेसिफिकली क्या होगा, अब वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जब हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है तो क्या होगा, सबसे पहले क्लोटिंग होगी, तो एक ब्लड का क्लोट या हीमाटोमा बन जाएगा। अब इस ब्लड क्लोट के अंदर वो डैमेज सेल्स भी होंगे और सारे क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स वगैरह सब जमा हो जाएंगे। अब इस ब्लड क्लोट को हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है और इसकी जगह सबसे पहले कौन सा टिश्यू आएगा, सबसे पहले आएगा कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को लेके कौन आएगा, कनेक्टिव टिश्यू को लेके साथ आएंगी ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले तो ब्लड क्लोट, अब वहाँ पे ब्लड जम गया, उसके बाद क्या होगा कि ब्लड वेसल्स उस एरिया के अंदर ग्रो करना, जो आउटसाइड जो नॉर्मल वेसल्स है ना उससे आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे बड ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी छोटी वेसल्स के इस एरिया को दोबारा से जो है ना ब्लड सप्लाई रिगेन हो जाए, तो ब्लड वेसल्स जो है ना इधर एंटर कर देंगी। इसके अलावा ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो आसपास का पेरियोस्टियम है वो ग्रो करना शुरू कर देगा और उसके अंदर कौन से सेल्स होती हैं, उसके अंदर होती हैं ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, तो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आ जाएंगे। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक और टाइप के सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जिन्होंने ब्लड वेसल्स भी बनानी होती हैं और भी काम करते हैं, तो ये भी एंटर कर देंगे फाइब्रोब्लास्ट भी। तो इससे हमारे पास एक टिश्यू बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम हमारी जो है ना बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी, नेक्रोसिस हो चुका था, डैमेज हो चुकी, नेक्रोसिस क्या है, सेल डेथ, तो वो डैमेज हो गई थी। अब उसको हमने दोबारा से बिल्ड करना है, जिस जो ये डैमेज हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने अपना मेन मटेरियल जमा कर लिया किस फॉर्म में, ग्रैनुलेशन टिश्यू। अभी एक मैच्योर टिश्यू नहीं है, अभी बस हमने मिक्सचर एक जमा कर लिया। अब सबसे पहले क्या होगा, बिल्कुल जैसे बोन हमने इनिशियली बनानी थी, तो सबसे पहले क्या बनता है, यूजुअली कार्टिलेज बनती है, जिसके बाद बोन आगे बनती है। तो ये जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये आगे से बनाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट आगे क्या करेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स हैं, तो ये आगे क्या बना देंगे, ये आगे बना देंगे कार्टिलेज। ठीक है, और ये अब ग्रैनुलेशन टिश्यू में एक तरफ तो ब्लड वेसल ग्रो कर रही हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ अब स्पेसिफिकली ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ने जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाए हैं तो अब वो कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। तो अब हमने फाइब्रो कार्टिलेज कैलस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइब्रोब्लास्ट से और फाइब्रोब्लास्ट से बना है,
और जो कार्टिलेज है वो स्पेसिफिकली इन कॉन्ड्रोब्लास्ट से बना है। तो फाइब्रो कार्टिलेज कैलस हमारे पास बन गया। अब फाइब्रो कार्टिलेज कैलस के अंदर क्या होगा, अब कार्टिलेज को हमने बोन में कन्वर्ट करना है, तो उसका वही सारा प्रोसेस है कि ओस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स, अब कार्टिलेज से बोन डायरेक्टली तो नहीं बनती, कार्टिलेज को रिप्लेस करती है। तो उसकी जगह पे क्या होगा कि जो ओस्टियोब्लास्ट अब आ जाएंगे ओस्टियोप्रोजेनेटेड सेल से, और ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, ये ओस्टियोब्लास्ट इस कैलस के अंदर जहाँ जहाँ पे कार्टिलेज है उसको इन्वेट करेंगे, वहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे और उस अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज सिक्रीट करेंगे, वहाँ पे बोन बन जाएगी। और फिर उस बोन को वो बोन जो है ना, अभी हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहेंगे बोनी कैलस। लेकिन अब ये बोन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। जैसे अगर आप ये बोन देखो कि ये हमने बोन बनाई और यहाँ पे हुआ था फ्रैक्चर, पर अब हमने जो बोन बनाई है वो ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब हमने बना तो लिया, अब हमने उसको शेप ऑफ करना है, अब हमने उसको शेप देनी है ताकि बोन अपनी वापस शेप पे आ जाए। जैसे वहाँ से जो वेसल्स वगैरह गुजरी थी उनको कोई मुश्किल ना हो, मूवमेंट में मसला ना हो, तो बोन अपनी वापस रीमॉडलिंग के थ्रू वापस अपनी शेप में आ जाए। तो अब लास्ट स्टेप क्या है, बोनी कैलस बन गया, फाइब्रो कार्टिलेज, अब उससे कार्टिलेज हमने बोन में कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया बोनी कैलस। बोनी कैलस में क्या होगा, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में किसका काम होता है, ओस्टियोक्लास्ट का। अब ओस्टियोक्लास्ट इसके ऊपर एक्शन करेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा जितना भी, उसको वो डिज़ोल्व कर देंगे, और सिर्फ जो पहले जिस तरह बोन प्रेजेंट थी ना उस तरह मैच्योर बोन दोबारा बन जाएगी। एक्सटर्नली वो बिल्कुल वैसे ही लगेगी जिस तरह अनफ्रैक्चर्ड बोन थी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा, वेसल्स रप्चर करेंगी, ब्लीडिंग होगी, नेक्रोसिस होगा, उसके बाद हीमाटोमा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। फिर सबसे पहले क्या चीज़ आएंगी, ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगी उस एरिया में, साथ अपने फाइब्रोब्लास्ट ओस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स आएंगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया। फिर उसके अंदर जो ओस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे, उनसे कार्टिलेज बन जाएगी। अब कार्टिलेज भी ऐड होगी, तब ये फाइब्रस टिश्यू प्लस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज कैलस। फाइब्रो कार्टिलेज कैलस में अब ये ओस्टियोप्रोजेनेटेड सेल्स ओस्टियोब्लास्ट बना देंगे। ये ओस्टियोब्लास्ट आके जाके क्या करेंगे, बोन ले डाउन कर देंगे, इस कार्टिलेज को रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, बोनी कैलस। और बोनी कैलस में अब बोन जो एक्स्ट्रा बन गई है उस बोन को प्रॉपर मैच्योर बोन की तरह शेप में लाने के लिए रीमॉडलिंग होगी। रीमॉडलिंग के बाद क्या बन जाएगी हमारे पास, इन दी एंड वापस मैच्योर बोन जो फ्रैक्चर से पहले थी हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हमारे पास दो टाइप के फ्रैक्चर हैं, एक है सिंपल, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, क्लोज्ड। ये जो सारा प्रोसेस हमने पहले पढ़ा है ये हमारे पास था हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर का सारा प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। और फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर सिंपल या क्लोज्ड, और दूसरी टाइप है कंपाउंड या ओपन। क्लोज से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्लोज फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि बाहर से ट्रॉमा हुआ, अंदर से बोन फ्रैक्चर भी हुई, लेकिन बाहर की तरफ आपको कोई वुंड, कोई ज़ख़म नहीं बना, बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, और अगर ब्लीडिंग हुई भी तो वो सिर्फ अंदर ही हुई। ठीक है, तो इसको मैनेज करना ज़्यादा आसान है क्योंकि बाहर ब्लीडिंग नहीं हुई। और ये एक सिंपल फ्रैक्चर है, बोन का जो पार्ट है वो भी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ। सिंपल है, क्लोज फ्रैक्चर है, और इसमें वुंड कोई नहीं होगा। दूसरी टाइप है कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर क्या है, अब आप देखोगे कि बोन का पार्ट क्या हो गया, अगर ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया तो ये क्या करेगा, इसके अराउंड की जो मसल प्रेजेंट है और जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ये उसको चीरता हुआ उसके अराउंड जो शार्प एज है बोन का वो बाहर निकल जाएगा। तो कई बार एक्सीडेंट्स में ऐसे भी होता है कि फ्रैक्चर होता है और बोन का एक पार्ट डिस्प्लेस होके वो बाहर की तरफ निकल जाता है, वो शार्प एज से जो भी स्ट्रक्चर थे दरमियान में उनको चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास स्किन भी टीयर हो जाएगी और क्या बन जाएगा, ओपन वुंड बन जाएगा, जिससे क्या होगी, बाहर की तरफ ब्लीडिंग होगी। तो ये एक कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर है और इसको मैनेज करना जो है ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। अब फ्रैक्चर की एक और टाइप हम देखते हैं वो क्या है, डिस्प्लेस। ये तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। एक और है कि डिस्प्लेस्ड या नॉन डिस्प्लेस्ड। क्या फ्रैक्चर हुआ है, अब अगर फ्रैक्चर के बाद बोन के पीसेस में डिसकंटिन्यूटी तो आ गई है, ब्रेक तो हो गए हैं, जैसे ऐसे ये देखो ये दो पार्ट्स हो गए, अब ये पार्ट अलग है ये पार्ट अलग है, लेकिन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुए, तो ये होगा हमारे पास नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। और अगर डिस्प्लेस हो जाते तो ऐसे होता कि ये पार्ट जो है अगर ऐसे ही रहता
और इसका जो ये पार्ट था ये ऐसे निकल जाता आगे की तरफ, और ये फिर आगे जाके टीयर कर सकता था मसल्स को और कनेक्टिव टिश्यू को, और ये फिर ओपन वुंड भी बना सकता था, कंपाउंड फ्रैक्चर भी बना सकता था। तो ये फ़र्क है नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में। अब मैं आपको कुछ और जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है जो कि सिलेबस में अक्सर पूछी जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर आप देखो कि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब अगर बोन के अक्रॉस आप देखो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्सली ब्रेक आ रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, एक आ रहा है लीनियर फ्रैक्चर, मतलब बोन के अंदर कॉम्पैक्ट बोन के अंदर लीनियरली फ्रैक्चर आ रहा है तो ये होगा लीनियर फ्रैक्चर। अब ओब्लीक फ्रैक्चर क्या है कि ओब्लीकली फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ओब्लीकली एंगल पे फ्रैक्चर होगा। अब इसकी दो टाइप्स हैं, नॉन डिस्प्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड। ओब्लीक फ्रैक्चर जो है ना ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर है। तो नॉन डिस्प्लेस्ड आप देखोगे बोन के दोनों एंड्स एक जगह प्रेजेंट है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में आप देखो कि ये दोनों एंड्स अलग अलग हो गए, ये एंड कहीं और निकल गया, ये एंड कहीं और निकल गया। तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर में अच्छा, अब जब डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा और तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं डिस्प्लेस्ड पार्ट्स को दोबारा जोड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए, हमने एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा कि रिडक्शन दो टाइप्स की होती है, ओपन और क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन अगर हम सर्जरी करके उसको रिड्यूस करें, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दें नेल्स के थ्रू, और उसको फिर प्रॉपरली आप इसको दोनों को स्क्रू कर देंगे एक साथ नेल्स लगा के। लेकिन एक ये तरीका है। दूसरा क्लोज रिडक्शन जो आप सिंपली जो है ना उसके थ्रू फोर्स लगा के और एक एंगल पे उसको जो है ना ट्विस्ट करके या किसी तरीके से स्पेसिफिक तरीके से जो है ना उसको आप वापस ले आते हो अपनी जगह पे। तो ये दो टाइप की रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मकसद क्या होता है कि जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसको वापस जो है ना सही करना बोन के दोनों, क्योंकि बोन ने अगर ग्रो करना है, ये जो ग्रोथ है ग्रैनुलेशन टिश्यू ये तभी हो सकती है अगर बोन के दोनों एंड्स एक साथ प्रेजेंट हो, क्योंकि ये जो पेरिओस्टियम है इसने वापस इस पेरिओस्टियम के साथ ज्वाइन करना है, इस पेरिओस्टियम ने वापस इस पेरिओस्टियम के साथ ज्वाइन करना है। अगर ये दोनों पार्ट्स इस तरह इतने दूर दूर रहेंगे तो ये कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए इस बोन को दोबारा एक दूसरे के बिल्कुल साथ जो है ना जुड़ना पड़ेगा, जैसे ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसको वापस जोड़ना पड़ेगा पहले, फिर ये ग्रो करेगा, फिर ये हील करेगा। और स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? स्पाइरल फ्रैक्चर देखने में आपको ओब्लीक फ्रैक्चर की तरह लगेगा, लेकिन इसकी रीज़न होती है ट्विस्टिंग इंजरी। कोई भी ऐसी रीज़न की जिसकी वजह से ऐसे ट्विस्ट हो गई हो, ठीक है, ट्विस्टिंग इंजरी होगी और उसकी वजह से जो है ना आपकी बोन का एक पार्ट एक तरफ ट्विस्ट कर गया, एक पार्ट दूसरी तरफ ट्विस्ट कर गया, और उसकी वजह से एक टॉर्जन प्रोड्यूस हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बोन जो है ना फ्रैक्चर कर गई। तो और स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है? ऑल अराउंड। अब स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होगा कि ऑल अराउंड ऐसे बोन के जो है ना फ्रैक्चर होगा, लेकिन ओब्लीक फ्रैक्चर में हो सकता है कि ऐसे एक तरफ से जो है ना ओब्लीकली फोर्स पड़ी है उससे वजह से फ्रैक्चर हुआ। स्पाइरल फ्रैक्चर में ऑल अराउंड ऐसे करके फ्रैक्चर बनेगा। फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है कि जब आप किसी भी आप किसी भी डंडी को स्टिक को लोगे तो, और अगर आप उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपनी एक साइड से ब्रेक करती है मगर यूजुअली दूसरी साइड से ब्रेक नहीं करती। तो अगर कोर्टेक्स और मतलब ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं है। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर आप पूरी तरह जो है ना यहाँ से लेके और पूरे कोर्टेक्स को अगर वो ट्रैवर्स कर रही हो तो वो होगा कंप्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर ये है कि अगर सिर्फ एक साइड या सिर्फ एक पार्ट में फ्रैक्चर आ रहा है, ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं ना, इसमें डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंप्लीट है ही नहीं। तो ये क्या है? ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है और ये सिर्फ एक साइड इसमें ब्रेक हुई है। फिर कम्युनिटेड क्या होता है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर हमारे पास, हाँ, अच्छा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है कि ऐसे बोन ब्रेक होके स्मॉल पीसेस में, जैसे एक ऐसी फोर्स है जो ग्राइंडिंग फोर्स है। अभी ऐसे इसको आप कह सकते हो कि पाउडर सा चूरा चूरा सा बन जाएगी और ये बोन ऐसे स्मॉल पीसेस में टूट गई है, तो इसको हम कहते हैं जिसमें इतनी क्रशिंग फोर्स थी जिसमें बोन कम्प्लीटली आप देखोगे कि वो क्या हो जाएगी, पिस जाएगी, वो जो है ना अंदर ग्राइंड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हैं जो आपको KLM से पढ़नी होती हैं और ये मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करती हैं।